हूं क्योंकि आगे मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बैक्टीरिया में दो डीएनए होते हैं। आमतौर पे हमारे सेल में एक ही डीएनए होता है। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दो तरह का डीएनए है। एक तो उसका मेन डीएनए जो उसको जिंदा रखता है। मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए है, उस एक्स्ट्रा डीएनए का नाम क्या है? प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया का क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए। अब आप सोचो कि मैं यहां पर एक डीएनए है, ये समथिंग आप कुछ एक्स वाई जेड डीएनए मान लीजिए, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर डीएनए। बताऊंगा वेक्टर डीएनए क्या होता है। इसको बोलेंगे फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। एलियन का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? एलियन इज नॉट फॉर जादू। एलियन का मतलब क्या होता है? जहां आप रहते हैं उस एरिया के बाहर के जितने लोग हैं सारे एलियन आपके लिए। एलियन या इन्हें फॉरेन भी कहा जाता है, जिन्हें कहता है फॉरेनर्स। तो आपके एरिया के बाहर क्या हो गए? वो सारे फॉरेनर्स। जब आप किसी के कंट्री में जाते हो देन यू विल बिकम फॉरेनर। अब हमें लगता है फॉरेनर स्टैंड फॉर अंग्रेज ओनली, बट हम उनके लिए क्या हो गए? फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स अंग्रेज नहीं होते। आपके लोकेलिटी के बाहर के जितने लोग हैं दे ऑल आर फॉरेनर्स और एलियन। जैसे अर्थ हमारा ग्रह है, तो अर्थ के अलावा जितने दूसरे ग्रह पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो हमारे लिए क्या हो गए? एलियंस। सेम हम उनके लिए क्या है? जैसे हम उन्हें ढूंढ रहे हैं वो भी हमें ढूंढ रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एलियंस डू एग्जिस्ट, वो भी कह रहे हैं जी हाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अभी ऑन द एवोल्यूशन मैं तेरे को अच्छा खासा प्रमाण दूंगा इस चीज का, तो खुद मना नहीं करेगा। हाँ देखो, फॉरेन एलियन डीएनए तेरे लिए ये। ठीक है, अब सुनो क्या हो, समझा नहीं? तेरी ऐसी की लिखा हुआ चाहिए। अच्छा सुनो, तो फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड। अब मान लीजिए मेरे को ना इतना पार्ट इस डीएनए का इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो डीएनए को कट करने के लिए हम यहाँ पे एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, और एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए को कट कर देते हैं। तो ये एंजाइम मैंने लिया और इस एंजाइम ने इसको भी कट किया और इसको भी कट किया। ठीक, अब जब डीएनए को कट कर दिया तो फाइनली क्या होगा देखना, यहां पर आपको इस तरह का मिलेगा सेगमेंट। हाँ के ना, कि कट हो चुका है। और वहां पर कट होने के बाद वो पार्ट आपको ऐसे मिलेगा। हाँ के ना, कट हो रखे दोनों। अब हमें करना क्या है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो मैंने इन दोनों को जोड़ने, डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं? डीएनए लाइगेज। भाई याद कर लो, हमेशा डीएनए को जोड़ना हो डीएनए लाइगेज ही काम आता है। और आपने डीएनए को जोड़ दिया तो फाइनली क्या बना, सुनना, इस तरह से डीएनए बन जाएगा। हाँ कि ना, बनेगा सर डीएनए। इस डीएनए का नाम क्या है? इस डीएनए का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सर रिकॉम्बिनेंट क्यों? री मीन्स अगेन, कॉम्बिनेंट मीन्स कॉम्बिनेशन। ऑलरेडी एक डीएनए, दो डीएनए अपना अपना कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते थे, आपने दोनों को काट पीट के एक नया कॉम्बिनेशन रेडी किया डीएनए का। हाँ कि ना, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। शॉर्ट में बोलेंगे आर डीएनए। मैं आपसे एक सलाह दे रहा हूं कि कभी भी कैपिटल आर मत लिखना रिकॉम्बिनेंट के लिए, हमेशा स्मॉल आर लिखा जाता है। ठीक है, तो स्मॉल आर। अब मेरे को ये डीएनए भाई जेब में लेके तो घूमना नहीं है, तो ये डीएनए मुझे किसी सेल को तो देना पड़ेगा ना भाई। तो मान लीजिए मैं ये वाला डीएनए एक सेल को देता हूं जिसका नाम है बैक्टीरिया। हम जिस कॉमन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं अपने लैब के अंदर, नाम क्या है? विराट कोहली का भाई इकोलाई, आई मीन इकोलाई। हम ये डीएनए इसको दे देंगे। मेरे को बताइए, ब्लैक वाला डीएनए मुझे इस बैक्टीरिया तक भेजना था, तो वो वाला डीएनए प्लाज्मिड लेके गया कि नहीं लेके गया? ये ब्लैक वाला डीएनए मुझे इसके पास भेजना था, ये ले नहीं रहा था। तो मैंने कहा बेटा प्लाज्मिड तो लेगा, वो तो तेरा ही है। कह रहा हाँ वो तो लूंगा। तो मैंने अपना डीएनए किसको दिया? प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड मेरा डीएनए किसमें ले गया? बैक्टीरिया में ले गया। तो वेक्टर डीएनए वो डीएनए होता है जो आपका डीएनए सेल तक लेके जा रहा है। तो वेक्टर डीएनए क्या होते हैं? कैरियर होते हैं ये। आपको कोई सामान सेल को देना है, सेल मना कर रहा है, तो आप बुलाओ वेक्टर डीएनए, इधर आ भाई और तू ये ले मेरा डीएनए।
और वेक्टर डीएनए आपका डीएनए कहां ले जाएगा? सेल के पास। तो वेक्टर डीएनए एक कैरियर डीएनए होता है जिसका काम होता है कि आप जो डीएनए जिस सेल को देना चाह रहे हो ये वेक्टर डीएनए ले जाएगा उसके पास। तभी मैंने क्या लिखा? वेक्टर डीएनए। और इस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले 1972 में इसको किया था दो साइंटिस्ट ने, सुनना कौन कौन से? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ये दो लोगों ने क्या किया था? हिस्ट्री में पहली बार आरडीएनए इन्होंने बनाया था। कैसे? सुनो, एक बैक्टीरिया होता है, नाम है साल्मोनेला टाइफी, और ये जो बैक्टीरिया होता है ये करता है टाइफाइड हम लोगों को। हमें क्या करता है? ये टाइफाइड करता है। अब इसके पास क्या था? मान लीजिए ये रहा इसका, ये रहा प्लाज्मिड। इसके प्लाज्मिड में एक स्पेशल एरिया था, एक स्पेशल जीन थी। उस जीन में खास बात पता क्या थी? कि जब भी हम इसको कोई देते एंटीबायोटिक मारने के लिए, मरता ही नहीं। क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि इसके पास एक ऐसी जीन होगी जो किससे लड़ रही है? एंटीबायोटिक से। आके ना, तो ये जो जीन है इसका नाम मैं क्या लिखूं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, है ना? तो ये जीन की वजह से हम जब भी डाले एंटीबायोटिक मरे ही ना। हम नया काम करते हैं। इन्होंने क्या किया? मान लीजिए ये रहा वो एंटीबायोटिक वाला जीन, इन्होंने क्या किया? इस जीन को बाहर निकाल लिया। मान लीजिए ये वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इन्होंने कहां से निकाला? साल्मोनेला टाइफी से निकाल लिया कि जीन निकालो जिससे ये सारे प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। और किया क्या? एक दूसरे प्लाज्मिड में इसको लगा दिया, और जब दूसरे प्लाज्मिड में लगा दिया तो जिस प्लाज्मिड में लगा दिया उस प्लाज्मिड में कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? एंटीबायोटिक से लड़ने की प्रॉपर्टी उसमें आ गई। अब आके ना, और फिर इन्होंने क्या किया? इसको कहां भेज दिया? विराट कोहली के पास, मतलब ई कोहली के पास। अब आप मुझे बताइए, जैसी ये प्रॉपर्टी इसमें आई, अब ये ई कोलाई एंटीबायोटिक में इसको कोई डर लगेगा? इसको कुछ भी डर नहीं है एंटीबायोटिक में, क्योंकि एंटीबायोटिक से लड़ने वाले जीन्स के पास आ गई ना, हमने भेज दी। अब मुझे बताइए आरडीएनए है कि नहीं जो हमने ई कोलाई को दिया है फाइनली? तो सबसे पहला आरडीएनए किन्होंने बनाया? स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने। किसकी जीन का इस्तेमाल किया था? साल्मोनेला टाइफी। कौन से जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और वो जीन जिसको भी दोगे उस सबके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? एंटीबायोटिक से लड़ने की प्रॉपर्टी खुद ब खुद आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट आरडीएनए वाज मेड बाय, यानी फर्स्ट आरडीएनए मतलब यहीं से बना था। कोहेन एंड बोयर याद कर लो, इनका सरनेम काफी आपके लिए। और दूसरा याद कर लो कि किस बैक्टीरिया का इन लोगों ने यूज किया था प्लाज्मिड अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या इतना क्लियर है? अब देखो ऐसा है कि अगर आपको घर में कोई अगर आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए आपको बर्तन चाहिए होते होंगे। अगर आपको साइकिल ठीक करनी है, अपने साइकिल में कुछ खराब हो गया है, आपको टूल्स चाहिए होते हैं, पाना वगैरह। अगर आपकी मोटरसाइकिल खराब होगी, अगेन कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो ये तो फिक्स है, काम आपको कुछ भी करना टूल्स तो आपको चाहिए। अगर आपको ये काम यहाँ से लेके यहाँ तक ये काम करने हो, टूल्स चाहिए ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, बिना टूल के आप डीएनए कैसे लेके आओगे, कैसे काटोगे डीएनए? तो हमारा जो आज का मुद्दा है वो है टूल्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। अब टूल्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं जरा हम ये पढ़ने वाले हैं। तो टूल्स में सबसे पहला टूल आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हमारा सबसे पहला टूल है आज का। मतलब आप ये समझ लो कि आपको एक बाइक ठीक करने जाना है और मैं आपको कर क्या रहा हूँ, मैं आपको एक बॉक्स दे रहा हूँ कि ये बॉक्स ले जा, इसी बॉक्स से तो बाइक ठीक करेगा। तो आपका सवाल क्या होगा? सर ये बताओ बॉक्स में सामान जो है कौन सा सामान किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये बताओ। हाँ के ना? आप पूछोगे ना, अगर मैं आपको टूल बॉक्स दे रहा हूँ आप पूछोगे सर ये वाली चीज किस लिए करते हैं, ये वाली चीज किस लिए? सेम वही है, मैंने आपको एक बॉक्स दिया, ठीक है, और मैंने कहा जाओ ये बॉक्स ले जाओ और करो आरडीएनए। अब पूछोगे ना सर इस बॉक्स में ये चीज क्या करती है, ये चीज क्या करती है, ये चीज क्या करती है? आपको पता होगा तभी तो आप वो चीज काम कर पाओगे ना। तो मैं आपको सबसे पहले टूल का नाम बता रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कहानी सुनना क्या है। 1963 में एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी हुई। अब सुनना वो डिस्कवरी क्या थी। हुआ क्या
एक बार ई कोलाई बैक्टीरिया पे बैक्टीरियोफेज को छोड़ा गया। आप जानते हो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। याद है कुछ चैप्टर 5 से? तो हुआ क्या, ये रहा ई कोलाई और ये रहा हमारा बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज गया हमारे बैक्टीरिया के पास कि चलो भाई इसकी बैंड लगाता हूं मैं, और यहां मान लीजिए ये रहा बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, ठीक है, बैक्टीरिया का मेन डीएनए। अब सवाल यह है कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने इसको इन्फेक्ट किया, तुरंत बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए छोड़ दिया बैक्टीरिया के अंदर। और आप भी जानते हो बैक्टीरिया में जब डीएनए छोड़ा गया, यही डीएनए बैक्टीरिया पर कंट्रोल करने के लिए आया है। अब हम लोग जानते हैं डीएनए को हम काट नहीं सकते थे। 1963 से पहले ऐसा माना जाता था कि डीएनए को काटा ही नहीं जा सकता। रीजन सुनोगे क्यों? भाई डीएनए है बहुत बहुत छोटी चीज है, मॉलिक्यूलर लेवल की चीज है। आप मॉलिक्यूल को कट कर सकते हो क्या आज के टाइम पे? पढ़ा है केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल को कट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल ना। तो क्योंकि डीएनए एक मॉलिक्यूलर लेवल की चीज है और उसको हम कट नहीं कर सकते, तो लोगों को लगा कि शायद हम डीएनए कभी काट ही नहीं सकते। ये लोगों का मानना था, ठीक है। और आप सोचो मैं सर कैंची से काट दूं, भाई नहीं काट सकते। आपकी कैंची की जो धार है ना, उससे भी कई गुना छोटा है डीएनए। और आप किसी चीज को तभी काट सकते हो कि जब आपका कटिंग एज से बड़ी कोई चीज हो, तभी तो आप काट सकते हो ना। कटिंग एज से छोटा निकल जाए उसको काट ही नहीं सकते। और डीएनए तो मॉलिक्यूलर लेवल की चीज है, इसको आप दुनिया की किसी चीज से नहीं काट सकते। तो 1963 तक यही हाल था। एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना देखा गया जब इसको अंदर रिलीज किया गया, मतलब वायरस ने अपना डीएनए जब रिलीज किया, तो हमने कहा ठीक है यार नॉर्मल है, इसमें मैं क्या बताऊं। थोड़ी देर बाद तो ट्विस्ट अब आया, जब थोड़ी देर बाद इसी डीएनए के बैक्टीरिया के सेल में क्या देखे गए? टुकड़े देखे गए। यहां से हमें हैरानी हुई। भाई अगर बैक्टीरिया के सेल में डीएनए के टुकड़े हुए, तो हम एक चीज तो समझ गए कि डीएनए को काटा जा सकता है। क्योंकि अगर नहीं काटा जा सकता तो बैक्टीरिया में डीएनए के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। तो हमें एक चीज तो संतुष्टि हुई कि डीएनए को हम काट सकते हैं। सवाल है इसने डीएनए को काटा कैसे? स्टडी हुई और पता लगा बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे ही वायरस अपना डीएनए छोड़ता है, बैक्टीरिया एक ऐसा एंजाइम छोड़ता है जो एंजाइम वायरस की ग्रोथ को रोकेगा सेल के अंदर, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा वायरस की ग्रोथ को सेल के अंदर। तो उस एंजाइम का काम क्या है? वायरस की ग्रोथ को प्रमोट करना कि रेस्ट्रिक्ट करना? तो वो जो एंजाइम बैक्टीरिया ने छोड़ा, उस एंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाम से बता रहा कि नाम इसका क्यों आया वाला। ये एंजाइम वायरस की ग्रोथ को बैक्टीरिया में रोकने का काम करते हैं। फिर एक सवाल और उठा कि सर अगर ये एंजाइम डीएनए को कट करता है, हाँ कि ना, तो डीएनए तो बैक्टीरिया के पास भी था, उसका डीएनए क्यों नहीं कट हुआ? तो हम कहते हैं सर बैक्टीरिया ने यूट्यूब पे एक लेक्चर लिया था मैंने बायोलॉजी का, जिसमें उसने पढ़ा था ये एंजाइम उस डीएनए को नहीं कट कर सकता जिसके एंड में मिथाइल ग्रुप लगा होता है। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने से ये एंजाइम उस डीएनए को रीड ही नहीं कर पाता है। तो सुनो क्या किया इसने, ये एंजाइम छोड़ा। ये सेकंड स्टेप था, पहला नहीं था। पहला स्टेप था ये मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। इसमें पता क्या करता है बैक्टीरिया? बड़ा शाना है, अपने डीएनए के एंड पे क्या लगा लेता है? मिथाइल ग्रुप। इससे पता क्या होता है? जब एंजाइम आता है तो आप ये मान लो ये मिथाइल ग्रुप एक ऐसी चीज जो लग गई अगर किसी डीएनए पे, तो वो अदृश्य है, दिखता ही नहीं फिर से। अब सोचो एंजाइम आया, वायरस के डीएनए पे तो है नहीं मिथाइल ग्रुप, बैक्टीरिया के डीएनए पे है। और क्योंकि बैक्टीरिया के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप लग गया, तो क्या इस एंजाइम को अब वो डीएनए दिख रहा है? नहीं, सिर्फ कौन दिख रहा है? वायरस का डीएनए। और क्योंकि वायरस का डीएनए दिख रहा है, इसलिए लपेटा भी कौन गया? वायरस का डीएनए। तो यहां पर हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया पहले ही अपने डीएनए क्या कर लेता है? मिथाइलेशन, जिस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको रीड नहीं कर पाता, और वो सिर्फ किसको रीड करता है? वायरल डीएनए को, और फिर उसी के बैंड बजा देता है। और क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर रहा है, डीएनए एक मॉलिक्यूल लेवल की चीज है, इसीलिए मॉलिक्यूल लेवल की चीज को काटने वाले को हम अगर मॉलिक्यूलर सीजर कहें तो गलत तो नहीं होगा। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बुलाते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों सर? क्योंकि ये डीएनए को कट कर रहा है और डीएनए एक मॉलिक्यूलर लेवल की चीज है। क्या पहले इतना क्लियर है?